मस्तिष्क से ओझल हो जाना कहलाता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व कहलाता है भैया। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि अगर कोई चीज मेरी आंखों के सामने है तब तो मुझे लग रहा है उसका अस्तित्व है, और अगर वो गायब तो दिमाग से भी गायब। ये जन्म के समय बच्चे में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे ये समझ में आता है कि कोई चीज आंखों से ओझल है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व चला गया। अब मैं ताने कौन दिख रही हो, इको मतलब यहाँ थोड़ी के मास्टर तो गियो, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इस अवस्था में बच्चे के साथ ये समस्या होती है। तो ये बात याद रखना, वस्तु स्थायित्व इसको कहते हैं, और ये कौन सी अवस्था में होता है, संवेदीगामक में। अब वस्तु स्थायित्व से जुड़े हुए 3-4 पॉइंट है जो मैंने याद करवा रखे हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से? सुनो, वस्तु स्थायित्व जन्म के समय मौजूद नहीं होता। 8 महीने के आसपास इसकी प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं। 8 से 18 माह तक इसमें एक कमी होती है जिसे ए नॉट बी सर्च कहते हैं। मतलब ए स्थान पर बच्चे की कोई चीज लुका दो और उसको फिर बी स्थान पर ले जाओ, बच्चा ए पर ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो समझ लेगा कि बस वो चीज गायब हो गई, जैसे पहले मानता था। लेकिन 18 से 24 माह के आसपास बच्चे के अंदर वो चीज आ जाती है कि नहीं भैया चीजें दिमाग के अंदर हैं। अब सुनना एक बात और, इसको लेकर पियाजे ने हाइडिंग द ऑब्जेक्ट नामक एक प्रयोग किया था। अरे भैया हाइडिंग द ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। हाइडिंग द ऑब्जेक्ट तो ये है कि जहां आप पियाजे नाम दे दिया तो हाइडिंग द ऑब्जेक्ट हो, बाकी आपा टावरन बोल करता है कि बाबूलेगो, ये जो बाबूलेगो है ना, इसी को हाइडिंग द ऑब्जेक्ट कहा गया पियाजे के द्वारा। तो ये बात याद रखना। ओके आओ, पियाजे द्वारा प्रदत्त 3 पर्वत समस्या प्रयोग का संबंध कौन सी विशेषता से है? 3 माउंटेन टास्क या 3 माउंटेन प्रॉब्लम जो है उसका संबंध पियाजे की कौन सी अवस्था से है, कौन सी विशेषता से है? बिलीफ प्ले, अहम केंद्रवाद, जीववाद, केंद्रीकरण। आंसर क्या है? अहम केंद्रवाद। प्ले का मतलब होता है कि एक बच्चा क्या करे, छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी क्या है, अब इस पेंसिल को गाड़ी बना लिया, पी 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 पी, ये क्या है? ये एक बिलीफ प्ले है। ठीक है जी। अहम केंद्रवाद क्या है? अपन ने अहम केंद्रवाद अभी किशोरावस्था में ही पढ़ा था। यहां समझना अहम केंद्रवाद क्या है। अहम केंद्रवाद का मतलब होता है कि बच्चा ये माने क्या कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है और सामने वाले लोगों का विचार भी यही है। मेरे विचार सही हैं, मेरे विचार सही हैं, लोगों के भी यही हैं। पियाजे ने इसके लिए 3 पर्वत समस्या प्रयोग किया था। मैं बता देता हूं क्या था। एक मॉडल लिया, उसमें 3 तरफ 3 पर्वत थे, एक पे बर्फ थी, एक पे क्रॉस बना हुआ था, एक पे झोपड़ी थी। बच्चे को कहा कि तुझे जो दिख रहा है वो कौन सी फोटो में है, हर एंगल से फोटो खींची हुई थी। तो बच्चे ने कहा साहब मैं जो देख रहा हूं मेरे सामने जो फोटो है वो इस फोटो में है। फिर पियाजे ने गुड़िया को लिया और गुड़िया को उस तरफ मतलब लगा दिया एकदम उल्टी तरफ और बोला तू गुड़िया को क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चे ने कहा गुड़िया को भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से पियाजे को समझ में आया कि बच्चे को लगता है मैं जो देख रहा हूँ वो सही है, औरों को भी यही लगता है। जीववाद क्या है कि बच्चे को लगता है निर्जीव चीजें सही है, सजीव है। बच्चे नहीं बोलते कि मैंने डोली मारी, इसीलिए तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, रोलते लगते हैं, आप कौन रहा है बदमाश, दीवार है मारा टाबर के मारे हैं बदमाश। ये क्या है? जीववाद है। केंद्रीकरण, बच्चा एक ही दिशा में केंद्रीकृत होकर सोच पाता है। बच्चे से अगर आपने ये पूछा कि बेटा ये कौन है, तो बच्चा बोलेगा ये मेरे पिताजी हैं। फिर आपको कह रहे ये तो मेरे बड़े भैया हैं, तो बोलेगा नहीं ये तो पापा ही हैं। बड़ा भैया, जैसे मेरा बड़ा भैया है वो ये बड़ा भैया। तो वो एक ही तरफ, एक ही पक्ष में, एक ही डिजाइन में सोच सकता है। ठीक है, केंद्रीकरण। आओ आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बड़े गिलास में दूध पीने की जिद कर दिया। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। संरक्षण का अभाव है भैया। बच्चे को लगता है कि बड़ा गिलास में दूध ज्यादा मिलती, चॉकलेट ज्यादा मिलती, तो इसीलिए बच्चे को आप देखो और छोड़ो, फ्रूटी की बोतल ले रहा जाओ, अरबी बोतल ने गिला शम गाला टापण को पी ले ना, बोके बोतल से पीछू मत, बोतल में पीछू। तो ये क्यों है? कि उसको लगता है बोतल में ज्यादा है। बस ये क्या है? ये ही क्या है? संरक्षण। ठीक है। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का क्या मतलब है? उत्क्रमणीयता का मतलब है कि बच्चा उल्टा नहीं सोच सकता, उल्टा नहीं सोच सकता, पलटावी गुण नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। ये भी एक कमी है इस अवस्था की, बच्चा उल्टा नहीं सोच सकता।
जैसे बच्चे को बोलो कि 1 से लेकर 50 तक गाना गाओ, सॉरी क्या गाना गाओ, 1 से लेकर 50 तक संख्या सुना, फिर बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके सुना दी। छोटे बच्चों पे आप कई बार चाहो तो प्रयोग भी कर सकते हो, 30 तक सुना दी, फिर उसे कहो कि अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, बता 24 से पहले क्या आता है। अब बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे 24 से पहले क्या, क्योंकि वो रिवर्स में नहीं सोच सकता। ठीक है, उत्क्रमणीयता। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण एक ऐसी चीज है जिसके चलते बच्चा चीजों को वर्गीकृत नहीं कर पाता, इसीलिए बच्चा चीजों को ऐसे बिखेर कर खेलता है। लाल फूल, नीला फूल, कलाम एकेडमी ब्यूटीफुल, याद है एक वो अपन ने प्रयोग बताया था वर्ग समावेशन वाला, वो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का ही प्रयोग है। पियाजे ने एक तरफ 9 फूल लिए, एक तरफ 12 फूल लिए। लाल फूल थे और 9 क्या थे, नीले फूल। और बच्चों से कहा कि बेटा इस समय टेबल पर लाल फूल ज्यादा है कि फूल ज्यादा है, तो बच्चे बोले लाल फूल ज्यादा है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब फूल बोला गया है तो फिर उसमें दोनों ही चीजें शामिल हो जाएगी। कुलदीप महिला जी कह रहे हैं सन्नी देओल की आवाज निकालो। कुलदीप मेरे भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो नंबर नहीं आएंगे, हमें नंबर लाने हैं, जल्दी चलो। तो भैया आ जाओ, संरक्षण, उत्क्रमणीयता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, इन तीनों की बात यहां पर हो रही है। इसको हायरार्कियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, HIERARCHIAL। ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, 20 नंबर का सवाल है कात्या, 20 क्वेश्चन का। आ जाओ, कितनी, 7। पहली है मेक बिलीव प्ले। बच्चा किसी भी चीज को कुछ भी बना के खेल सकता है। इसको ऐसे कर रहा है, ठीक है, अब ये रिमोट है, इसको बच्चे ने, आपने कन्फर्म अपने घरों में देखा होगा, बच्चे ऐसे किसी भी चीज को कान पे लगा के हेलो हेलो पापा मम्मी दोस्त ऐसे कुछ भी करते रहते हैं, ये मेक बिलीव प्ले है। दूसरा अहम केंद्रवाद। बच्चे को लगता है मैं जो सोच रहा हूं सही है, दूसरों के विचार भी यही है। किशोर अवस्था का अहम केंद्रवाद क्या कहता था, मैं जो सोच रहा हूं सही है, लोग समझते नहीं है। जीववाद, निर्जीव को सजीव समझना। केंद्रीकरण, एक ही डायरेक्शन में सोचना। संरक्षण, ये समझ नहीं पाना कि वस्तुओं के बाहरी आवरण को बदल देने से आंतरिक गुणों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। उत्क्रमणीयता, उल्टा न सोच पाना। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, चीजों को वर्गीकृत नहीं कर पाना। ठीक है, ये 7 विशेषताएं हैं। दूसरा, इस अवस्था में बच्चा चिन्ह, प्रतीक, प्रतिबिंबों से सीखता है। क्या याद कराया है अपन ने, ठीक है, क्या याद किया है, चिन्ह, प्रतीक, प्रतिबिंब से सीखता है। ठीक है, माहिष्मती, ठीक है, आ जाओ। 44 के बाद आते हैं, निम्न में से कौन सी पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता, संकेतात्मक कार्य का प्रादुर्भाव। सॉरी, महासेना यूनिक कार्तिक कह रहे हैं 7 से 11 तक। अब एक लाइन याद रखना नौजवान साथियों, सिर्फ छोटी सी बात, क्या मूर्तता ही इस अवस्था की विशेषता है। चिंतन कैसा होता है, मूर्त, और मूर्तता ही इस अवस्था की कमी है कि चिंतन कैसा नहीं होता, अमूर्त। याद रहेगा, मूर्तता ही तो इसकी विशेषता है और मूर्तता ही इस अवस्था की कमी है। तो विचारों की विलोमीयता, उत्क्रमणीयता भी अपन ने देखा वहां नहीं है, यहां तो आ गई उत्क्रमणीयता। संरक्षण वहां नहीं था, यहां आ गया। विचारों में क्रमबद्धता वहां नहीं थी, यहां आ गई, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। लेकिन संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, साहब ये तो उधर ही था कमी। क्या संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव मतलब क्या है कि चिन्हों, प्रतीकों, प्रतिबिंबों, संकेतों का प्रयोग जो है उसकी बात यहां पे हो रही है। आओ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं तथा क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लग जाता है। प्रतिवर्त्यता का मतलब है उत्क्रमणीयता। In which of the following stages cognitive development the student starts to understand the reversibility of the objects and actions, concrete, formal, intuitive stage or the pre-logical thinking stage? The answer is going to be
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और याद रखना इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दो चीजें और होती हैं क्या, एक तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण तो होता ही है, पंक्तिबद्धता होती है जिसे सीरिएशन कहते हैं। याद होगा मैंने क्लास में एक बात बताई थी क्या, कि लकड़ियों के टुकड़ों को एक ऑर्डर में सजवाकर पियाजे ने एक बात बताई थी, याद है, लकड़ियों के टुकड़ों को क्रम से सजवाया था पियाजे ने, ठीक है, वो बात यहां हो रही है। प्रज्ञात्मक अवस्था, याद रखना, अंतः प्रज्ञा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एक दो बार आया हुआ भी है, क्या पता आ जाए। 4 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दो उपावस्थाएं होती है। एक तो होती है पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था। संप्रत्ययात्मक अवस्था का मतलब होता है 2 से 4 वर्ष, और 4 से 7 को कहते हैं क्या, अंतः प्रज्ञा या इंट्यूजिटिव। ये दो बातें आप याद रख लेना, ठीक है। आओ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रिया, अमूर्तता भी रहती है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ये इस बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, ठीक है। और परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन होता है पेंडुलम प्रयोग के जरिए। परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि परिकल्पनाओं का वास्तविक स्तर पर प्रयोग कर पाना। वस्तु स्थायित्व इस अवस्था की विशेषता नहीं है, हालांकि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, वस्तु स्थायित्व इस अवस्था में आ जाता है, लेकिन विशेषता इस अवस्था की नहीं है। काल्पनिक श्रोता तो अपन ने पढ़ ही दिया था, है ना, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा, वो इसी अवस्था की विशेषता है। व्यक्तिगत दंतकथा की मतलब कौन है जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा, व्यक्तिगत दंत कथा वाली बात वही है कि मतलब मैं जो जो जिस चीज में हूं उस चीज को कोई नहीं समझ सकता है, या मेरी जो मजबूरी है, मेरी जो परेशानी है उसको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। ये बात याद रखी। आंसर क्या हो गया इसका, बी, वस्तु स्थायित्व। ओके। रूलर की